हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 11 स्कूल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच टू नैरेटिव थेरेपी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच और उसका नैरेटिव थेरेपी में यूज एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या होता है, नैरेटिव थेरेपी इससे कैसे इंस्पायर्ड है और थेरेपी सेशंस में इसका क्या रोल होता है। एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस भी देने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। नैरेटिव थेरेपी एक ऐसी साइकोथेरेपी है जो लोगों की कहानियों पर फोकस करती है। यह थेरेपी सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच पर बेस्ड है, जो कहता है कि हमारी रियलिटी लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरैक्शन से बनती है। इस अप्रोच के हिसाब से प्रॉब्लम इंसान के अंदर नहीं होती, बल्कि वो समझ और कहानियों से क्रिएट होती है। माइकल वाइट और डेविड इप्स्टन इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। आगे हम इस अप्रोच को और डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच को समझना। डेफिनेशन। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म कहता है कि नॉलेज और आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं होते, बल्कि सोसाइटी और कम्युनिकेशन से बनते हैं। की आइडिया। रियलिटी सोशल इंटरैक्शंस और शेयर्ड मीनिंग से कंस्ट्रक्ट होती है। थेरेपी में रोल। थेरेपिस्ट क्लाइंट को दिखाता है कि उनकी प्रॉब्लम सोसाइटी के नैरेटिव्स का रिजल्ट है, उनकी असली आइडेंटिटी नहीं। एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड को बार बार नॉटी बोला जाए तो वो खुद को वैसे ही समझने लगता है, चाहे प्रॉब्लम सिर्फ सिचुएशन बेस्ड हो। 2. नैरेटिव थेरेपी और कंस्ट्रक्शनिज्म का रिलेशन। कॉ बिलीफ। नैरेटिव थेरेपी कहती है, पर्सन इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। डिकंस्ट्रक्शन। थेरेपिस्ट क्लाइंट को हेल्प करता है अन नेगेटिव स्टोरीज को तोड़ने में जो कल्चर या फैमिली ने बनाई है। एक्सटर्नलाइजेशन। प्रॉब्लम को इंसान से अलग देखना, जैसे एंगर मुझे कंट्रोल कर रहा है, इंस्टेड ऑफ मैं एंग्री हूं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स में फेल होता है, उससे दिखाया जाता है कि फेलियर एक स्टोरी है जो एक्सटर्नल प्रेशर्स ने बनाई है, ना कि उसकी परमानेंट वीकनेस। 3. टेक्निक्स इन नैरेटिव थेरेपी। रीऑथरिंग लाइव्स। थेरेपिस्ट क्लाइंट की मदद करता है उनकी कहानी दोबारा लिखने में, जिसमें उनकी स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स हाईलाइट होती है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अलग अलग एंगल से अपनी लाइफ को देखना, कल्चरल और सोशल व्यू पॉइंट समझना। थेरेप्यूटिक कन्वर्सेशंस। डायलॉग के थ्रू क्लाइंट अपने आप को रीडिफाइन करता है। डॉक्यूमेंटेशन। थेरेपिस्ट कभी कभी पॉजिटिव स्टोरीज को डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स में लिखकर रीइंफोर्स करता है। केस एग्जाम्पल, एक टीनेजर जो अपने आप को लूजर समझता है, वो एक नई स्टोरी लिखता है जिसमें उसके रेजिलियंस और छोटी अचीवमेंट्स हाईलाइट होती है। 4. इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस। एम्पावरमेंट। क्लाइंट को अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाने का मौका मिलता है, प्रॉब्लम से अलग। कल्चरल सेंसिटिविटी। हर कल्चर की स्टोरीज को रिस्पेक्ट करता है, इसलिए मल्टीकल्चरल सोसाइटीज के लिए सूटेबल है। चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। स्कूल साइकोलॉजी और चाइल्ड काउंसलिंग में यूजफुल है, जहां लेबलिंग से बच्चे अपने आप को गलत समझने लगते हैं। ब्रॉडर इम्पैक्ट। सोसाइटी के बड़े नैरेटिव्स जैसे जेंडर रोल्स, डिसेबिलिटी के मिथ्स को चैलेंज करने में हेल्प करता है। कंक्लूजन। कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच बताता है कि रियलिटी फिक्स नहीं होती, बल्कि सोशल इंटरैक्शंस और लैंग्वेज से बनती है। नैरेटिव थेरेपी इस प्रिंसिपल को यूज करके नेगेटिव स्टोरीज को तोड़ती है और एम्पावरिंग कहानियां बनाती है। यह अप्रोच इंसान को अपने लाइफ का ऑथर बनाने में हेल्प करती है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ह्यूमनिस्टिक और रिस्पेक्टफुल थेरेपी है जो क्लाइंट को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Discuss the steps in behavioral modification. Question explanation. इस question में हमें behavioral modification के steps explain करने हैं। मतलब साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट कैसे सिस्टमैटिकली किसी बिहेवियर को बदलते हैं, पहले बिहेवियर आइडेंटिफाई करना, डाटा लेना, रीइंफोर्समेंट देना और फिर उसको मॉनिटर करना। आंसर। इंट्रोडक्शन।
बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एक थेरेपी टेक्निक है जो मेनली लर्निंग थियरीज पर बेस्ड है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग, B.F. स्किनर, और क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पावलोव। इसका पर्पस है डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाना और अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम करना। यह स्कूल्स, काउंसलिंग और घर के एनवायरनमेंट में बहुत उस होता है। इस आंसर में हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के मेन स्टेप्स डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. टारगेट बिहेवियर आइडेंटिफाई और डिफाइन करना। सबसे पहला स्टेप है क्लियर बिहेवियर को चूज करना जो मॉडिफाई करना है। बिहेवियर स्पेसिफिक, मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, चाइल्ड इज इनअटेंटिव कहने के बजाय टारगेट हो, चाइल्ड होमवर्क कंप्लीट नहीं करता। क्लियर डेफिनेशन थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। 2. बेसलाइन मेजरमेंट लेना। मॉडिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन नोट की जाती है। इसको बेसलाइन डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल, टीचर नोट करता है कि 1 घंटे में चाइल्ड कितनी बार क्लास डिस्टर्ब करता है। यह फ्यूचर कंपैरिजन के लिए ऑब्जेक्टिव डेटा प्रोवाइड करता है। 3. रीइंफोर्सर्स और स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करना। बिहेवियर चेंज के लिए करेक्ट रीइंफोर्सर सेलेक्ट करना जरूरी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे प्रेज, स्टार्स या रिवॉर्ड देना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जैसे चाइल्ड ने होमवर्क टाइम पे किया तो एक्स्ट्रा होमवर्क हटा देना। पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन अनवांटेड बिहेवियर को कम करने के लिए, जैसे टैंट्रम को इग्नोर करना। स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते वक्त इंडिविजुअल के एज और सिचुएशन को ध्यान रखा जाता है। 4. बिहेवियरल प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना। प्लान को सिस्टमैटिकली अप्लाई किया जाता है। टेक्निक्स जैसे टोकन इकोनॉमी, शेपिंग, मॉडलिंग, कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, क्लास में गुड बिहेवियर के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनको रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। 5. मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग करना। रेगुलर मॉनिटरिंग से पता चलता है कि बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है या नहीं। ग्राफ्स, चार्ट्स या डेली रिकॉर्ड हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर पहले बच्चा सिर्फ 2 दिन होमवर्क करता था और अब 5 दिन करने लगा, तो प्रोग्रेस दिख रही है। 6. इवैल्यूएशन और फॉलोअप। लास्ट स्टेप में इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस चेक की जाती है। बेसलाइन और पोस्ट इंटरवेंशन डेटा कंपेयर किया जाता है। अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी ना हो तो स्ट्रैटेजी मॉडिफाई की जाती है। फॉलोअप एंश्योर करता है कि बिहेवियर लॉन्ग टर्म मेंटेन रहे। कंक्लूजन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर बेसलाइन रिकॉर्ड होता है, रीइंफोर्समेंट और स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाती है, और फिर मॉनिटरिंग के बाद फॉलोअप किया जाता है। यह टेक्निक स्पेशली बच्चों और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स वाले इंडिविजुअल्स के लिए इफेक्टिव होती है। मेरा मानना है कि ये एक प्रैक्टिकल और प्रूवन अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज लाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe counseling for children with conduct disorder. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कॉन्डक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए काउंसलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। इसमें डेफिनेशन, फीचर्स और काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज जैसे CBT, फैमिली काउंसलिंग और स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस को कवर करना है। साथ ही पेरेंट और टीचर का रोल भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर एक बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर है जो बच्चों और एडोलेसेंट्स में होता है। इसमें बच्चे लगातार अग्रेशन, रूल ब्रेकिंग और दूसरों के राइट्स वायलेट करने वाले बिहेवियर दिखाते हैं। काउंसलिंग का मेन एम होता है इनके बिहेवियर को इम्प्रूव करना, इमोशनल कंट्रोल सिखाना और सोशल स्किल्स डेवलप करना। ये एक लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और काउंसलर्स का एक्टिव रोल होता है। मेन बॉडी। 1. कॉन्डक्ट डिसऑर्डर को समझना। डेफिनेशन। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा बार बार सोशल रूल्स और दूसरों के राइट्स तोड़ता है। की फीचर्स। अग्रेशन, चीजों को तोड़ना, झूठ बोलना, चोरी, स्कूल बंक करना और रूल्स इग्नोर करना। इम्पैक्ट। ऐसे बच्चों को एकेडमिक्स में दिक्कत होती है, सोशल रिजेक्शन फेस करते हैं और अगर ट्रीट ना किया जाए तो आगे चल के एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो स्कूल में हमेशा लड़ता है, क्लासेस बंक करता है और गिल्ट फील नहीं करता, उसको कॉन्डक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। 2. काउंसलिंग के गोल्स। अग्रेसिव और डिसरप्टिव बिहेवियर को कम करना, इमोशनल कंट्रोल और एंगर मैनेजमेंट डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल इंटरैक्शन स्किल्स सिखाना, फैमिली कम्युनिकेशन और पेरेंटिंग स्टाइल इंप्रूव करना,
स्कूल और पीर रिलेशंस को पॉजिटिव बनाना। 3. काउंसलिंग अप्रोचेस और टेक्निक्स। ए. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT बच्चों को नेगेटिव सोच पे कंट्रोल करना और पॉजिटिव सोच डेवलप करना सिखाता है। एंगर मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स यूज की जाती है। रोल प्लेस से पॉजिटिव बिहेवियर प्रैक्टिस करवाया जाता है। बी. बिहेवियरल इंटरवेंशंस। टोकन इकोनॉमी और रिवॉर्ड सिस्टम से गुड बिहेवियर एनकरेज करना। टाइम आउट और रिस्पॉन्स कॉस्ट टेक्निक्स से मिसबिहेवियर कम करना। होम और स्कूल में डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। सी. फैमिली काउंसलिंग। पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और इफेक्टिव डिसिप्लिन यूज करें। फैमिली थेरेपी से कम्युनिकेशन और पेरेंटिंग इश्यूज रिजॉल्व किए जाते हैं। पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग PMT बहुत इफेक्टिव है। डी. स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस। टीचर्स को अर्ली साइंस आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। काउंसलर और टीचर मिलकर क्लासरूम बिहेवियर प्लान बनाते हैं। पेयर सपोर्ट और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग से बच्चों का इंटरैक्शन इंप्रूव होता है। ए. प्ले थेरेपी और आर्ट थेरेपी। बच्चों को अपनी अग्रेशन और इमोशंस एक्सप्रेस करने का सेफ आउटलेट मिलता है। यह थेरेपीज उनकी सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन को इंप्रूव करती है। 4. काउंसलर और सपोर्ट सिस्टम का रोल। काउंसलर एक गाइड की तरह काम करता है जो चाइल्ड और पेरेंट्स दोनों को सपोर्ट करता है। टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। रेगुलर फॉलोअप से प्रोग्रेस ट्रैक होती है और स्ट्रैटेजीज मॉडिफाई होती है। कम्युनिटी और पीर मेंटरिंग भी हेल्पफुल होता है। केस एग्जाम्पल, एक 12 साल का लड़का जो स्कूल में हमेशा लड़ता था, उसको CBT और पेरेंट्स को PMT दिया गया। 6 महीने बाद उसका अग्रेशन कम हुआ और एकेडमिक्स इंप्रूव हुआ। कंक्लूजन, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर के लिए काउंसलिंग एक स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो डिसरप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करके पॉजिटिव डेवलपमेंट प्रमोट करती है। CBT, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, फैमिली काउंसलिंग और स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन सबसे इफेक्टिव होते हैं। अगर अर्ली इंटरवेंशन माइल तो ऐसे बच्चे हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Elucidate the causes of behavioral disorders. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि बच्चों और एडोलेसेंट्स में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं। हमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पारिवारिक और सामाजिक रीजन्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जहां बच्चे या एडोलेसेंट्स बार-बार डिसरप्टिव, अग्रेसिव या सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाते हैं। ये उनकी पढ़ाई, दोस्ती और सामाजिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स मानते हैं कि इसका एक ही रीजन नहीं होता, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर इसको कॉज करते हैं। इस आंसर में हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिली और सोशियो कल्चरल कॉजेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. बायोलॉजिकल कॉजेस। जेनेटिक फैक्टर्स। अगर फैमिली में ADHD, कंडक्ट डिसऑर्डर या डिप्रेशन रहा हो, तो बच्चों में रिस्क ज्यादा होता है। न्यूरोबायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। ब्रेन के इंपल्स कंट्रोल और इमोशन एरियाज, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडाला, में डिसफंक्शन से इंपल्सिव या अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता है। प्रीनेटल और पेरिनेटल फैक्टर्स। मां का सब्सटेंस अब्यूज, मैलन्यूट्रिशन या प्रेगनेंसी के दौरान टॉक्सिन्स एक्सपोजर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है। मेडिकल कंडीशंस। क्रॉनिक इलनेस, एपिलेप्सी या ब्रेन इंजरी के बाद भी बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं। एग्जाम्पल, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वाले बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन प्रॉब्लम्स कॉमन होती है। 2. साइकोलॉजिकल कॉजेस। पर्सनालिटी फैक्टर्स। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, इंपल्स कंट्रोल की कमी और लो सेल्फ एस्टीम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। कॉग्निटिव डेफिसिट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन के इश्यूज होने से बच्चे गलत बिहेवियर रिपीट करते हैं। लर्निंग थियरी। अगर गलत बिहेवियर को पेरेंट्स या टीचर्स इग्नोर कर देते हैं या गलती से रिवॉर्ड कर देते हैं, तो बच्चा उससे सीख लेता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स। एंजाइटी, डिप्रेशन या ट्रॉमा भी अग्रेशन और डिफायंस के रूप में निकल सकता है। 3. फैमिली और एनवायरमेंटल कॉजेस। पेरेंटिंग स्टाइल। हार्श या इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग कॉन्डक्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती है। सुपरविजन की कमी डिलिंक्वेंट बिहेवियर का बड़ा रीजन है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस या डिवोर्स बच्चों में इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है जो बिहेवियरल इश्यूज में दिखाई देता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और क्राउडिंग स्ट्रेस और डिलिंक्वेंसी का रिस्क बढ़ता है।
अब्यूज और नेग्लेक्ट। फिजिकल या इमोशनल अब्यूज के वजह से बच्चे अग्रेसिव, विथड्रॉन या एंटी सोशल हो जाते हैं। केस एग्जाम्पल, एक बच्चा जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखता है, स्कूल में दूसरों को मार पीट कर इमिटेट कर सकता है। 4. सोशियो कल्चरल और पीर इन्फ्लुएंसेस। स्कूल एनवायरनमेंट। अगर टीचर स्टूडेंट रिलेशन वीक है और स्कूल सपोर्टिव नहीं है, तो बच्चे इजीली प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाते हैं। पेयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। गलत पेयर ग्रुप में रहना अग्रेशन, ड्रग यूज और एंटी सोशल बिहेवियर बढ़ता है। कल्चरल फैक्टर्स। अर्बनाइजेशन, मीडिया वायलेंस और कम्युनिटी सपोर्ट की कमी भी बिहेवियरल इश्यूज का कॉज है। सब्सटेंस यूज। एडोलेसेंस में ड्रग और अल्कोहल यूज डिफाइंट और रिस्की बिहेवियर को ट्रिगर करता है। कंक्लूजन। तो समझने वाली बात यह है कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एक ही फैक्टर से नहीं होते, बल्कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिली और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स मिलकर इसको कॉज करते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज में पेरेंटिंग, स्कूल और पीर इश्यूज को एड्रेस कर दें, तो इन डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों के लिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।